डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट 1 के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम डार्विनवाद का अध्ययन करेंगे। डार्विनवाद में हम डार्विन क्या है, डार्विन के सिद्धांत, डार्विन की आलोचना तथा नव डार्विनवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के श्रूसबरी शहर में हुआ, क्योंकि ये लेमार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण अथवा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, जिसे हम डार्विनवाद या डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। अर्थात डार्विन ने लेमार्क के बाद जैव विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण अथवा नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी, और चार्ल्स डार्विन बचपन से ही प्रकृति में रुचि रखते थे। सन 1831 में ब्रिटेन के डॉक्टर अंसलो नामक वैज्ञानिक ने 5 वर्ष की यात्रा के दौरान गैलापागोस द्वीप समूह पर बीगल नामक जहाज के लिए डार्विन को चुना। डार्विन ने बीगल नामक जहाज से लगभग 5 वर्ष तक संसार की यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान इन्होंने विभिन्न देशों एवं द्वीपों के जीव जंतुओं का अध्ययन किया। अर्थात डार्विन ने 5 वर्षों तक विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, जीवाश्म तथा चट्टानों के नमूनों को एकत्रित करके इन पर अध्ययन किया। लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात इन्होंने विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को सन 1859 में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। डार्विन ने इस सिद्धांत का प्राकृतिक वरणवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनवाद या डार्विनिज्म कहते हैं। डार्विन का ये सिद्धांत किन किन तत्वों पर आधारित है उसका हम वर्णन करते हैं। तो फर्स्ट जो तथ्य थे उसमें जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। तो फर्स्ट है जीवों में अति प्रजनन की प्रवृत्ति, एक्सेसिव टेंडेंसी ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन द्वारा संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। निम्न श्रेणी के जंतुओं में ये प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है। एक समुद्री सीप प्रति वर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। इसी प्रकार से मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में 2 करोड़ 70 लाख अंडे देती है। तो यदि इन जंतुओं और पौधों के सभी अंडे ठीक प्रकार विकसित होंगे तो इनमें से एक ही जाति के सदस्य सारा पृथ्वी को ढक लेगी। इसी प्रकार से हाथी का भी उदाहरण है कि हाथी संतानोत्पत्ति की दर बहुत कम होती है। एक मादा हाथी 30 वर्ष से 90 वर्ष तक लगभग 6 से 7 बच्चे देती है, किंतु यदि इसके सभी बच्चे ठीक रहे और इन सभी बच्चों में इस प्रकार संतानोत्पत्ति का क्रम चलता रहा तो लगभग 750 वर्षों में एक हाथी के जोड़े से 2.25 करोड़ संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। तो इतनी प्रचुर क्षमता में संतानोत्पत्ति होने के बाद भी प्रत्येक जाति की लगभग संतुलित आबादी बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि इनके बहुत से अंडों को दूसरे जीव जंतु खा जाते हैं। कुछ अंडे स्वयं
सूखकर नष्ट हो जाती हैं या उनमें टूट फूट हो जाती है, या डेवलपमेंट के पश्चात अंडों से निकले भ्रूणों में से भी काफ़ी मात्रा अन्य जातियों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। इन सब कारणों का प्रभाव यह होता है कि किसी जाति के प्राणियों की संख्या लगभग स्थिर बनी रहती है। सेकंड पॉइंट है अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। जीवन संघर्ष में ये बताया कि जंतुओं को पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। अतः जब अधिक संख्या में जंतु पैदा हो जाते हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और ये संघर्ष 3 प्रकार का होता है। सजातीय संघर्ष, सेकंड है अंतरजातीय संघर्ष, और थर्ड है वातावरणीय संघर्ष। सजातीय संघर्ष या इंट्रा स्पेसिफिक्स कंपटीशन में यह प्रतिस्पर्धा एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच होती है कि अतः एक ही जाति के सदस्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा भोजन की प्राप्ति के लिए ये आपस में भीषण संघर्ष करते हैं। और सेकंड है इंटर स्पेसिफिक या अंतरजातीय में विभिन्न जातियों के सदस्यों में उपयुक्त वायु, जल, सुरक्षा तथा रहने के स्थान के लिए संघर्ष होता है। तीसरा है वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष में सभी जीव जातियां वातावरण की विभिन्न अवस्थाओं जैसे वर्षा, बाढ़, सूखा, सर्दी व गर्मी आदि में सुरक्षित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। तीसरा है आपका विभिन्नता और अनुवांशिकता, कि जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं वे जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। फोर्थ है आपका प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन जीवन संघर्ष में वे ही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होते रहने वाला परिवर्तनों के अनुसार बदलते रहते हैं। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट योग्यतम की उत्तरजीविता भी कहते हैं, और योग्यतम की उत्तरजीविता को हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, तथा बाद में डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन नाम दिया। नेक्स्ट है आपका ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या जातियों की उत्पत्ति। जातियों की उत्पत्ति में जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती रहती हैं, और कुछ पीढ़ी के बाद ये विभिन्नताएं एकत्रित होकर नई प्रजाति का विकास करती हैं, और नई पीढ़ी के सदस्य पुरानी पीढ़ी के सदस्यों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ये डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में था। अब डार्विन का जो पैन जेनेसिस का सिद्धांत है, तो पूर्व से अगली पीढ़ियों में विभिन्नताओं या लक्षणों की वंशागति के संबंध में डार्विन ने पैन जेनेसिस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें पहली है शरीर की सोमेटिक कोशिकाएं सूक्ष्म कणों का निर्माण करती हैं जिन्हें पेन जीन्स कहते हैं, और ये पेन जीन्स ब्लड द्वारा जर्म सेल्स में जाकर जमा होते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक जनन कोशिका या ये गैमेट अपने प्रत्येक शरीर का प्रतिकृति के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे ये निर्मित होते हैं। इसी पेन जीन्स का निर्माण जीव के विकास में हर चरण में सतत रूप से होता है, और परिवर्तित अंग परिवर्तन होता रहता है जिससे पेन जीन्स बनाते हैं। तो ये डार्विन थ्योरी ऑफ जेनेसिस थी। अब इसके बाद में जो डार्विन की आलोचना है, डार्विन के सिद्धांत की आलोचना है, क्राइटिज्म ऑफ डार्विनिज्म को देखते हैं कि डार्विन ने
कई वैज्ञानिकों ने डार्विनवाद का समालोचनीय विश्लेषण किया और उनके विरोध में अपने पक्ष रखे। इनमें सर रिचर्ड ओवेन तथा एडम सेजविक प्रमुख हैं। डार्विनवाद के विरुद्ध निम्नलिखित बिंदुओं को रखा गया। इनमें फर्स्ट था, डार्विन ने सोमेटिक तथा जो जनन कोशिकाओं की विभिन्नता में कोई अंतर नहीं बताया और इनके अनुसार दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती हैं। फिर इसके बाद में इन्होंने सेकंड पॉइंट था, डार्विनवाद ने म्यूटेशन अर्थात किसी भी पीढ़ी में जीन के परिवर्तनों के कारण अचानक होने वाले परिवर्तनों पर कोई प्रकाश नहीं डाला। नेक्स्ट था योग्यतम डार्विनवाद, योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कारण को तो स्पष्ट करता है, किंतु योग्यतम की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ फिटेस्ट को स्पष्ट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट था कि डार्विनवाद संयोजक जंतु कनेक्टिंग एनिमल्स की विलुप्तता के संदर्भ में कोई व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट था, डार्विनवाद के अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई प्रकाश नहीं डाला, जबकि इन अंगों का विकास प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है। तो ये डार्विन की आलोचना, डार्विन के सिद्धांत की आलोचना के कुछ तथ्य थे। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका नव डार्विनवाद। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में जैव विकास की प्रक्रिया समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सिद्धांत डार्विन के बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिकों को दिशा देता रहा, क्योंकि डार्विन के पश्चात बहुत सारे जैव विकासविदों ने अपने प्रयोगों द्वारा उस समय जीव विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में नए शोधों के आधार पर डार्विन के सिद्धांत को अधिक तार्किक बनाने तथा नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ऐसे वैज्ञानिकों को नव डार्विनवादी तथा उनके सिद्धांतों को नव डार्विनवाद कहा गया। नव डार्विनवाद में के प्रतिपादकों में प्रमुख थे टी.एस. हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर तथा डी.एस. जॉर्डन, आशा ग्रे, ई. हेकेल तथा ये एगस्ट बीजमैन थे। तो इन्होंने नव डार्विनवाद में प्रमुख भूमिका निभाई। तो अब डार्विनवाद को संक्षिप्त रूप से मैं बताता हूँ, शॉर्टकट में बता देता हूँ कि लेमार्क ने तो ये यूज एंड डिसयूज थ्योरी का सिद्धांत दिया कि वातावरण में वे जिन अंगों का अधिक उपयोग करेगा वो ऑर्गन्स अधिक डेवलप हो जाएंगे तथा जिन अंगों का वो उपयोग नहीं करेगा वे धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाएंगे। डार्विन ने लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन संघर्ष में ये बताया कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण जो जीव अपने आप को जीवन संघर्ष बनाने के लिए को वातावरण में बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगा वो तो सफल होगा, और जो वातावरण में अपने आप को इस वातावरण बनाए रखने के लिए संघर्ष नहीं करेगा वो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगा। तो ये डार्विनवाद के बारे में था। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।